अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से आज हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए लाल मूली की सफल खेती। किसानों के लिए लाभकारी है खरगोश पालन। अधिक उपज हेतु सौंफ की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक विधि से बुआई। आजकल हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के किसान लाल मूली की खेती करके काफी लाभ कमा रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं प्रगतिशील किसान प्रेमलाल। इन्होंने भी लाल मूली की फसल लगा रखी है। तो ये फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करते हैं, आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। मैं प्रेमलाल ओडरा निवासी जिम्मेदार में 20 साल से जिम्मेदारी का काम कर रहा हूँ। अभी मैंने लाल मूली का बाई हुई है और मैंने 2 महीने पहले अगस्त में बीज पाया था और अच्छी पैदावार अब हो रही है। मैंने पहले हाल से एक बार उसकी जुताई की, फिर उसमें देसी खाद डाली, फिर मैंने उसको हल से जोत कर जुताई की, फिर मैंने उसके बाद तीसरी बार बीज डाला। बीज डालने के पश्चात मैंने उसको 15 दिन बाद उसकी गुड़ाई की। जो बीज मैंने डाला था उसको अच्छी तरह मिट्टी में मिला के उसको खेत में डाला था। डालने के बाद मैंने उसको फिर जोता हाल से, फिर उसके पश्चात मैंने सुहागा फेरा। सुहागा फेरने के बाद मैंने हफ्ते के बाद मूली उगाई। उसके पश्चात मैंने 15 दिन बाद उसकी अच्छी तरह निदाई की। निदाई करने के बाद मैंने उसको 2 बार पानी खेत में डाला। डालने के बाद फिर उसके बाद दूसरी बार फिर मैंने उसकी गुड़ाई की। तो 2 महीने बाद वो मूली में अब उसको बेच रहा हूँ। तो इसमें घास पड़ता है, जैसे घास पड़ता है तो घास उसमें निकालना पड़ता है और उसकी कम से कम गैप 5 या 6 इंच का होना चाहिए, जिससे उसकी अच्छी पैदावार और बड़ी साइज की मूली लग सके। किसान भाइयों, जब हम मूली उगाती हैं और उसके बाद जब हम उसकी निदाई करते हैं तो उसका फैसला कम से कम 5-6 इंच का होना चाहिए। 5-6 इंच का फैसला ना हो तो मूली का साइज बड़ा नहीं होता और घास ही बनता है। और आगे जितनी दूर डाली होंगी उसका फ़ायदा हमें मूली का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और बाज़ार में भी उसका अच्छे दाम मिलते हैं। जो साइज बड़ा होता है उसका रेट भी अलग होता है, जो छोटा होता है उस पर
दाम भी कम मिलते हैं। किसान भाइयों, अगर खेत में बारिश ना हो तो हमें समय समय पर उसको पानी भी देना चाहिए। अगर पानी पाइप से दें तो बहुत अच्छा है। अगर आप उसको ऐसे ही कुल लगा दें, नहर लगा के छोड़ दें, तो मूली को वो पीले रंग की हो जाएंगी और आपका साइज भी बड़ा नहीं होगा। और वहाँ जो और आप उसको पानी लगाएं तो पाइप से लगाएं ताकि उसका साइज भी बड़ा हो सके और वो पीली भी ना हो। अगर आपको पता चले कि हमारी पैदावार कम हो रही है तो आप या तो उस ज़मीन को ही बदल दें, नई जगह लगाएं, या तो उस ज़मीन पे 16x32 की खाद का प्रयोग करें। और जो ऊपर यूरिया डालते हैं ना, उसको ना डालें, उससे मूली को दाग पड़ जाते हैं और बाज़ार में उसको कोई नहीं खरीदता। उससे जो डालनी भी हो तो 16x32 डालें। हो सके तो ज़मीन को बदल बदल के लगाएं। मैं भी अपने खेतों में ऐसे ही करता हूँ। कभी मूली लगाता हूँ तो कभी दूसरी सब्जी लगाता हूँ तो कभी उसमें फसल लगा देता हूँ, जैसे मक्की, गेहूँ, धानी, ऐसे करता हूँ। किसान भाइयों, अभी मेरी मूली मंडी में जा रही हैं तो मैं अभी 10-12 क्विंटल मंडी में भेज चुका हूँ, जिसका फ़ायदा मुझे 10-15 हज़ार हो चुका है और अभी तो शुरू हुई है। किसान भाइयों, मैंने 1 किलो मूली का बीज लिया था, जिस 400 रुपये का लिया था, और खाद खूद डाल के मेरा कुल खर्चा 1500 रुपये का आ गया था। और उस बीज को मैंने लगभग 1 बीघा ज़मीन में डाला था और उसका अभी 40 क्विंटल तक मूली निकलने की संभावना है। और अभी मैं उसको 15 क्विंटल उससे मंडी में बेच चुका हूँ। 50-60 हज़ार का मुनाफा इस सीजन में कर लूँगा। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत खरगोश पालन का प्रचलन बढ़ रहा है और जो किसान खरगोश पालन करना चाहते हैं वो इस व्यवसाय को अपनाकर कम लागत में इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS ढाका। आय का साधन बढ़ाने के लिए गाय, भैंस, बकरी पालन, ये मुर्गी पालन, सूअर पालन, मछली पालन, इनके साथ साथ अगर खरगोश पालन भी एक अच्छा व्यवसाय है। खरगोश पालन सामान्यतः छोटी जगह में ही किया जा सकता है। अगर अपने पास में 15x10 का एक कमरा है तो उसमें भी खरगोश पालन बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। खरगोश पालन के लिए सबसे पहले मेन उसकी रहने की आवास की व्यवस्था करनी जरूरी है। इसका आवास कोई विशेष तरह से नहीं करके इसका कच्चा फर्श करके उसमें चारों तरफ जाली लगा के, ताकि उसमें गर्मी और सर्दी का उचित प्रबंध किया जा सके। सर्दियों में उस जाली को बंद करके उसका अंदर का जो तापक्रम है वो नियंत्रण किया जाता है। इसी तरह गर्मियों में वो जाली का अपने पर्दा हटा के उसके तापक्रम का उसी हिसाब से प्रबंध किया। खरगोश आवास की समस्या, आवास करने के बाद में अब बारी आती है खरगोश के लाने की। खरगोश के बच्चे कुछ विशेष नस्ल के खरगोश होते हैं जो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, जिनका वजन थोड़े टाइम में 6-7 किलो तक वजन हो जाता है। ऐसे खरगोशों को अपने ब्रॉयलर के नाम से जाना जाता है। ब्रॉयलर खरगोश बोलते हैं इनको। जैसे ब्रॉयलर मुर्गी होती है, इसी तरह से ब्रॉयलर खरगोश होता है। ये ब्रॉयलर खरगोश क्या है, ये अपने न्यूजीलैंड जाइंट के नाम से आते हैं। न्यूजीलैंड की एक ये विशेष प्रजाति है। इसमें
ग्रे कलर की, ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का ये कलर आते हैं। इसका मादा का जो वजन है करीब 7 kg तक होता है। मादा 3 महीने में ये बच्चे देने लायक हो जाती है। तो एक बार में ये करीब 13-14 बच्चे लेके आती है। तो इसका गर्भाधान काल बहुत ही कम है, यानी 28 से 29 दिन के बीच का ही होता है। तो इसलिए ये क्या कि साल में इसका गर्भधारण होता रहता है और ये बच्चे पैदा करते रहते हैं। इसलिए इनकी जो संख्या देखते देखते ही बहुत बढ़ जाती है। ये एक किसान भाई के लिए लाभ की ही बात है, क्योंकि हमेशा वो जितनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी आय होगी। खरगोश को पालने के लिए जो खरगोश को आहार की व्यवस्था है, आहार भी कोई विशेष आहार नहीं देके इसको एक समय तो ये अपने ये ग्रीन जो भी, जैसे ग्रीन लूसर्न है, वसीम है या मोट है, मूंग है, चावल है, ये घास है, ये हरी चीज़ दे सकते हैं। एक टाइप में कि जो खरगोश का जो फीड आता है, सॉलिड फीड, कंसंट्रेट जिसको बोलते हैं, तो उसको दिया जा सकता है, जिससे कि उसकी जो ग्रोथ है वो लगातार होती रहे। ग्रोथ पे फीड का बहुत प्रभाव होता है। जितना अच्छा फीड होगा उतनी अच्छी ग्रोथ होती है। कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये ब्रॉयलर इनको कहते हैं। ब्रॉयलर का मतलब होता है कि बहुत जल्दी ग्रोथ करने वाला जानवर, चाहे मुर्गी हो चाहे कुछ भी हो। इनकी जो जितना ये फीड खा के जिस हिसाब में ये अपना वजन बढ़ाते हैं, इसको FCR कहते हैं, फीड कन्वर्सन रेशो। भोजन को फीड में बदलने की प्रक्रिया इनमें बहुत अच्छी होती है। इसी कारण इनको पाला जाता है। इसके फीड के साथ साथ बारी आती है इसके रख रखाव वातावरण की। वातावरण इसको 30 डिग्री से के आसपास अगर टेम्परेचर मिलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर कम टेम्परेचर पे भी ये अगर इनको 11-12 टेम्परेचर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। इससे कम तापक्रम होता है तब इसको अपने विशेष आवश्यकता होती है इसकी प्रोटेक्शन की या उसको रूम टेम्परेचर लाने पे। इसी तरह ये जैसे ही ये अपने 100 दिन के बाद होता है तो ये बेचने के लायक होता है और इसको भी समय समय पर बेचते रहे। इसका जो फर है, जो चमड़ी भी अलग से इसकी बिकती है, उसका भी अच्छा दाम मिलता है, क्योंकि ये चमड़े का जो अपने फर बोलते हैं, ये फर से गर्म कपड़े जैसे ये जैकेट्स, दस्ताने, टोपियाँ, ये फर से बहुत अच्छी बनती है। और ये जो ठंडे प्रदेश हैं उनमें इनका फर का बहुत उपयोग होता है। इसलिए खरगोश फर और मीट दोनों के लिए ही पाला जा सकता है। और इसकी जो खरगोश की जो प्रजनन क्षमता बहुत होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ता रहता है। और बढ़ने के साथ साथ ये जो ब्रॉयलर खरगोश है इसमें बढ़ोतरी बहुत अच्छी होती है, यानी कि ये थोड़े देखते देखते 4 महीनों में ये 5 किलो से ज़्यादा ये अपना वजन कर लेता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य में जो किसान सौंफ की खेती करना चाहते हैं तो वो इस फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन कौन सी उन्नतशील किस्मों का चयन करें और कैसे करें इसकी वैज्ञानिक तकनीक से बुआई,
जिसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि उपनिदेशक सोमदत्त शर्मा। सौंफ एक मसाले वाली फसल है और इसका प्रयोग औषधि के रूप में भी होता है। तो एक प्रकार से ये व्यावसायिक फसल है। किसान भाई इसकी खेती करके परंपरागत जो फसलें लेते हैं उससे ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले अच्छी किस्म का चयन, जिनकी उपज देने की क्षमता ज़्यादा हो और कीड़े बीमारियों के प्रति भी थोड़ा बहुत उनमें सहनशीलता या प्रतिरोधक क्षमता हो, तो ऐसी किस्मों का चयन करें। तो जो उन्नतशील किस्में हैं, इसमें एक है गुजरात की वैरायटी है गुजरात सौंफ 1, दूसरी है S7-9 और है RF 101, RF 125, राजेंद्र सौरभ। ये 4-5 किस्में मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें से किसी एक किस्म का चयन करके किसान भाई सौंफ की खेती में प्रयोग इन किस्मों में से किसी एक का कर सकते हैं। किस्म के बाद किसान भाई जब खेती करने के लिए सौंफ की के लिए तैयार है तो उसको खेत का चयन करना होगा। हालांकि ये सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन फिर भी जो बलुई मिट्टी है उससे बचना चाहिए। बलुई मिट्टी सौंफ की खेती के लिए ठीक नहीं है। बाकी दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। खेत की तैयारी अच्छी प्रकार से करें। सौंफ की खेती के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक की जमीन को जुताई करके किसान भाई भुरभुरा बना दें, बिल्कुल अच्छा बना दें, भुरभुरा बना दें। जहां खेत की तैयारी करने में नमी की कमी हो तो थोड़ा सा पलेवा दे करके सिंचाई करके खेत में, खाली खेत में जो सिंचाई करते हैं उसको पलेवा कहते हैं, तो पलेवा करके थोड़ा सा सिंचाई कर दें, पलेवा कर दें। उसके बाद जुताई करके पाटा लगा करके खेत तैयार करें और उसके बाद उसमें क्यारियां बना लें। तो इस तरह खेत तैयार हो जाता है। इसमें सौंफ से अच्छा उत्पादन लेने के लिए संतुलित उर्वरक और खाद का प्रयोग बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए सड़ी हुई देसी जो गोबर की खाद है, सड़े हुए गोबर की खाद है, देसी खाद है, वो 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर हमें जमीन में या खेत में डालनी चाहिए। और उसके बाद जो रासायनिक खाद है उनका भी देना आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे खेतों में प्राय देखने को मिला है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी प्राय हमारे रहती है। बाकी मिट्टी परीक्षण के आधार पर खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ मिट्टी परीक्षण नहीं कर पाए हों किसान भाई, मिट्टी परीक्षण का अभाव हो, नहीं करा सके हों, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को सौंफ की खेती के लिए जो 8 से 10 टन देसी सड़ी हुई गोबर की खाद देने के बाद बुवाई से ठीक पहले हमें यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट देने की भी आवश्यकता होती है। कुल यूरिया की आवश्यकता होती है 200 किलोग्राम और सिंगल सुपर फॉस्फेट की आवश्यकता होती है 250 किलोग्राम। तो इसमें बुवाई के ठीक पहले बेसल के रूप में, आधार खाद के रूप में हम सुपर फॉस्फेट को, सिंगल सुपर फॉस्फेट को पूरी की पूरी यानी 250 किलोग्राम मात्रा को, जो प्रति हेक्टेयर के लिए होती है, और यूरिया की 1/3 मात्रा जो आप मान लें लगभग 70 किलो, तो 70 किलो यूरिया 70 kg और 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट सौंफ की खेती के लिए बुवाई से पहले खेत में ऊर करके मिला दें और उसके बाद सौंफ की बुवाई कर सकते हैं। और जो अपना यूरिया की शेष मात्रा रह गई करीबन 200 किलो में से हमने 70 किलो बेसल के रूप में, आधार खाद के रूप में इसको बुवाई के समय दे दिया, लेकिन शेष जो 130 किलो यूरिया की मात्रा बची, इस यूरिया को किसान भाई सौंफ की खेती में जब सौंफ की फसल लगभग 45 दिन की हो जाए तब आधी, मतलब 130 में से आधा 65 किलो यूरिया जब हमारी सौंफ की पौधा लगभग 45 दिन का हो जाए उस समय उसमें छिटकमा विधि से टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे दें और शेष 1/3 और बची 65 किलो यूरिया उसको जब हमारी सौंफ के पौधों में फूल आ रहे हों उस समय दे दें। इस तरह इस खादों का उपयोग सौंफ की खेती में करें ताकि हमारे सौंफ की फसल को संतुलित उर्वरक और खाद पोषक तत्व मिल सकें और अच्छा उत्पादन सौंफ की फसल दे सके। तो बुवाई के लिए इसमें 3 विधि काम में ली जा सकती हैं। सौंफ की खेती के लिए 3 तरह से सौंफ की बुवाई की जाती है। एक तो खेत में सीधे बुवाई कर सकते हैं, तो सीधे 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो छिटकमा विधि से, एक कूड़ों के पीछे, और तीसरा है रोपण विधि द्वारा। तो मैं तीनों के बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा। जो किसान भाई सीधी बुवाई कर रहे हैं उसके लिए 8 से 10 किलोग्राम सौंफ के बीज की आवश्यकता होगी, और सीधी में भी जो छिटकवा विधि से कर रहे हैं तो वो किसान भाई जब हमारी खेत की क्यारियां खेत में तैयार हैं उन क्यारियों में 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सौंफ का बीज लेकर के छिटकवा विधि से बो दें। उसके बाद उसमें दताली चला दें।
जिससे कि उसके ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी आ जाए। नमी पर्याप्त होनी चाहिए और फिर भी नमी कम हो तो बुवाई के 3-4 दिन बाद हल्की सिंचाई कर दें ताकि अंकुरण अच्छा हो सके। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज किसान भाइयों मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताऊंगा। जब आप जानवर को ख़रीदने जाते हैं तो क्या क्या ध्यान में रखें। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो जब आप कोई पशु खरीदें तो उसको बाहरी रूप से देख लें। बाहरी रूप से देखने का मतलब कि आप ये कंफर्म कर लें कि जिस आप नस्ल का खरीदने जा रहे हैं उसी नस्ल के जो प्रमुख लक्षण हैं वो उसमें होने चाहिए। सपोज़ करिए आप मुर्रा लेने जा रहे हैं तो आप उसका सींग देख लें कि एकदम टाइटली जो है मुड़े हुए हैं कि नहीं। दूसरा, उसकी जो स्किन है, जो खाल है, वो चिकनी मुलायम होनी चाहिए। उसके जो बाल हैं वो कड़े नहीं होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए। दूसरा, जो उसका थन है, चारों थन एक बराबर होने चाहिए। तीसरा, थन का जो आयन है वो ये ऊपर तक आना चाहिए। चौथा किसान भाइयों, इसकी आप मिल्क वेन देख लीजिए, जहाँ से दूध बनता है तो मिल्क वेन एकदम मुड़ी मुड़ी होगी और मोटी होगी तो इसका मतलब वो दूध भी ज़्यादा देगी। तो किसान भाइयों जैसा मैं बता रहा था, तो उसमें आप जैसे मान लीजिए कोई जानवर लेने गए तो उसको आप ये देखें कि वो तिकोनाकार है कि नहीं, वेज शेप होना चाहिए जानवर। दूसरा, उसका माथा थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, आँखें बड़ी बड़ी हों, पसलियाँ थोड़ी चौड़ी चौड़ी हों, डिस्टेंस पे हों। दूसरी बात, इसका जो आयन थोड़ा सा पीछे की तरफ चौड़ा सा उठा हुआ हो, पूंछ एकदम नीचे तक गिरी हुई हो। तो जो भी नस्ल खरीदने जा रहे हैं उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक जो लक्षण हैं वो उसके अंदर, जानवर के अंदर मौजूद होने चाहिए। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिए। दूसरी बात, इसका आप दांत चेक कर सकते हैं। अगर दांत आप इसका देख लें तो आपको आयु का निर्धारण हो जाएगा कि ये कितने वर्ष की है। कभी कभी जानवर जो है ज़्यादा उम्र का होता है, वो कम उम्र का बताते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंवार जिसके दांत भी टूट गए हैं वो भी जानवर देखने में स्वस्थ लगता है और लोग ले लेते हैं। तो दांत से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने साल का है और उस हिसाब से आप लग सकते हैं। दूसरी बात, जानवर हमेशा जो है सेकंड बेत या थर्ड बेत का खरीदिए, फर्स्ट बेत का मत खरीदिए, क्योंकि उससे जो है सही दुग्ध उत्पादन क्षमता का पता नहीं चलता है और सेकंड बेत और थर्ड बेत में उसका एक्चुअल उत्पादन आता है। तो इसलिए सेकंड या थर्ड बेत का आप जानवर खरीदें। और जो पुराना जानवर है किसान भाइयों, आप जान ही रहे हैं कि उसके जो है खुर थोड़े से घिस जाएंगे, या आप ये भी ध्यान रखें कि किसी जानवर में खुर थोड़ा सा मुड़ा हुआ आगे की तरफ होता है, तो ये भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस को दिखाता है। तीसरा किसान भाइयों, एक आप और काम कर सकते हैं कि कभी जानवर को खरीदें तो आप 3 दिन तक 2 बार धो लें, तो इससे आपको करेक्ट दूध का अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितना दूध वास्तव में देती है। क्योंकि एक टाइम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे सुबह बेचनी है तो शाम का रोक के ले आएंगे तो सुबह नेचुरल है दूध ज़्यादा दे देगी। तो इस तरह से आप 2-3 बार धो के उसको कंफर्म कर सकते हैं कि वास्तविक दूध उत्पादन इसका कितना है। चौथा किसान भाइयों, इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप किसी पशु को लेने गए और उसके ऊपर वाले सरफेस पे अगर बहुत ज़्यादा बाल हैं, यानी पीठ पे,
तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनती है कि पिछले साल या उसके पिछले साल उसको हो सकता है एफएमडी, जिसको आप जरा खुरा कहते हैं, वो बीमारी हो। क्योंकि उस बीमारी के लास्ट में क्या होता है, जिसको पोस्ट एफएमडी कहते हैं, कि कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि जानवर थोड़ा हाँफता रहता है, उसकी पीठ पे थोड़े बाल ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरी बात, उसके खुरों के बीच में थोड़े घाव के निशान रह जाएंगे। तो इन बातों का भी आप ध्यान रख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले साल उसको जो है जरा खुरा नाम की बीमारी हुई हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देख लें। तो क्योंकि जरा खुरा बीमारी जिसको होती है, तो अगले साल हो सकता है कि उसका दुग्ध उत्पादन उतना ना रहे। दूसरी बात, हो सकता है कि वो गाभिन भी ठीक से ना हो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जंगली गेंदा की सफल खेती पर किसान का अनुभव। अधिक उत्पादन के लिए फूल गोभी की फसल में किए जाने वाले कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।